हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। यू आर वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। देखिए बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी यानी अवकलनीयता। कोई भी फलन कब अवकलनीय होता है या अवकलनीयता नाम की चीज क्या होती है यानी डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों, यदि अवकलनीयता से पहले आपने सातत्य के बारे में जानकारी यदि नहीं ली है तो आप इससे पहले सातत्य के बारे में जान करके आ जाइए। प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे कि कंटिन्यूटी यानी संततता यानी सातत्य क्या चीज होती है, इसके बारे में पहले पढ़ लें। तो बच्चों, अवकलनीयता आज का हमारा टॉपिक है कि कोई फलन अवकलनीय कब होता है। अवकलनीयता, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी, देखो हमने डिफरेंशिएशन यानी अवकलन के बारे में नाम सुना है कि इसका अवकलन ये होगा, है ना, या इसका अवकलन कीजिए। इस तरीके से हमने नाम सुने हैं कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स या डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो ये डिफरेंस जो हम डिफरेंशिएशन कर पा रहे हैं, ये क्यों कर पा रहे हैं, है ना। ये डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है यानी डिफरेंशिएबल कब कोई फंक्शन होता है और कब नहीं होता है, कोई फलन कब अवकलनीय होता है और कब नहीं होता है, यानी हम कब अवकलन कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते हैं, ये हमारा आज का पॉइंट है। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या चीज होती है। तो देखिए, इसके लिए हम शुरुआत करें तो हम पहला एक ग्राफ है इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है, ऐसा कोई फलन है जो इस तरीके से अपना ग्राफ बना रहा है। इस तरीके से उसका ग्राफ है। इसको समझने के लिए मैं देखो ये पॉइंट मार्क कर रहा हूं। ए नाम का पॉइंट है हमारी एक्स एक्सिस पर, ये हमारी वाई एक्सिस है। ए वाले पॉइंट पर बच्चों ये जो फलन है, ये मेरा y बराबर एफ एक्स नाम का जो फलन है, इस फलन को मैं a यदि इनपुट में दे रहा हूं तो ये अपनी वैल्यू कितनी बना रहा है, सपोज ये अपनी वैल्यू l बना रहा है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरा जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैं p मार्क कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए कि मेरा ये वाला पॉइंट p है। फंक्शन के ग्राफ के ऊपर कोई पॉइंट p है। ठीक है, यदि P पॉइंट से मैं थोड़ा सा दाईं तरफ देखता हूं तो मेरा ग्राफ इस तरीके से है, और P पॉइंट से मैं बाईं तरफ देखता हूं तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके का है। ठीक है, मैं आपसे यदि ये पूछूं कि फलन है वो A बिंदु पर क्या मान दे रहा है, तो फलन मेरा A बिंदु पर L मान दे रहा है। यानी मैंने x का वैल्यू यदि A डाल दिया तो A वैल्यू लेके मेरा जो ग्राफ है वो P पॉइंट पर पहुंच जाएगा, यानी मेरा L वैल्यू दे देगा। ठीक है बच्चों, A पॉइंट पर फंक्शन L वैल्यू दे रहा है। यदि मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं तो आगे चलने पर मुझे L से छोटी वैल्यू मिलेगी, और यदि मैं A से थोड़ा सा बैक साइड आ जाता हूं तो मुझे मेरा फलन का ग्राफ है वो ऊपर यानी L से ऊपर की वैल्यू दे देता है ना। तो आपको क्या लग रहा है, क्या ये फलन आपका A पॉइंट पर संतत है? नहीं है। A पर यदि दाईं सीमा देखोगे तो दाईं सीमा का मान है वो लगभग L के पास जाएगा, लेकिन जो ही आप बाईं सीमा का मान निकालोगे तो बाईं सीमा पर ये कुछ बड़ी वैल्यू देने वाला है ना, L से बड़ी वैल्यू पर पहुंच जाएगा। तो फलन आपका x बराबर A पर संतत तो नहीं है ना। हम जो चर्चा कर रहे हैं बच्चों वो अवकलनीयता की है। तो इसमें हम देखो क्या करते हैं, एक दूसरा पॉइंट, जैसे मान लीजिए इस वाले ग्राफ के ऊपर एक Q पॉइंट ले लिया मैंने, ये पॉइंट मेरा Q है। यदि मैंने P पॉइंट से Q पॉइंट को ज्वाइन किया तो मेरे पास में एक जीवा आ गई जिसका नाम PQ है ना। हम जानते हैं कि वृत्त होता है, वृत्त में दो बिंदुओं को आपस में ज्वाइन करने वाली जो रेखा बनती है
ये रेखाखंड बनता है, ये जीवा कहलाता है। तो ये PQ क्या बन गई, ये PQ जीवा बन गई, है ना, कॉर्ड बन गई। दिस इज कॉल्ड कॉर्ड। अब ये वाला जो Q पॉइंट है, मैं ये मान लेता हूं कि A वाले पॉइंट से ये H आगे है। कितना आगे है, H आगे है। तो इस वाले पॉइंट के जो निर्देशांक होंगे वो A प्लस H कोमा 0 हो जाएंगे, यानी X पर आपका मान क्या हो जाएगा, A प्लस H हो जाएगा। A से H आगे मतलब A प्लस H। और मैं इतने ही अंतराल पर यानी H दूरी पर ही बैक साइड में एक पॉइंट ले लेता हूं, है ना। ये मेरा बैक साइड का एक पॉइंट मैंने मार्क कर लिया। तो मैं इस पॉइंट को क्या लिखूंगा, ये मेरा A माइनस H वाला पॉइंट है। और सपोज मैं इस पॉइंट को R नाम दे रहा हूं, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब हम थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। मैंने PQ नाम की जीवा बना रखी है। सोचिएगा, यदि H का वैल्यू मैं कम करते जाऊं, H का ये जो H का जो गैप दिख रहा है, ये गैप को मैं कम करता जाऊं तो क्या होने वाला है, H का गैप मैं बढ़ाऊंगा तो ये मेरा जो A प्लस H है वो आगे चलता चलता आगे पहुंच जाएगा। लेकिन मैं H वाले गैप को कम कर दूंगा तो ये मेरा A प्लस H वाला पॉइंट है वो मेरा A पर पहुंचने लग जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम्हारा A प्लस H वाला पॉइंट A पर पहुंचेगा तो Q वाला पॉइंट कहां पर पहुंचेगा, Q वाला पॉइंट आपका पहुंच जाएगा P पर। अब Q वाला पॉइंट यदि आपका P पर पहुंचेगा तो जो तुम जीवा खींच रहे हो, ये जो जीवा है, तो ये आपकी यहां पर ऐसा लगेगा कि स्पर्श रेखा की तरह बिहेव करेगी। और यदि इस जीवा को मैं बढ़ा देता हूं तो ये मेरी छेदक रेखा बन जाती है ना, छेदक रेखा, सीकेंड। इसको क्या बोलेंगे, सीकेंड या छेदक रेखा, सीकेंड थ्रू द पॉइंट PQ। लेकिन जैसे जैसे मैं H का मान 0 करूंगा तो मेरा Q वाला पॉइंट है वो P पर पहुंचेगा। तो ये Q वाला पॉइंट P पर पहुंचने पर ये दो पॉइंट आपस में बनेंगे ही नहीं, दो पॉइंट नहीं रहेंगे। फिर ये क्या बन जाएगी, ये Q वाले पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा की तरह नजर आएगी आपको। यानी Q वाले पॉइंट पर क्या बन जाएगी, सॉरी P वाले पॉइंट पर क्या बन जाएगी, ये आपकी स्पर्श रेखा बन जाएगी। कब बनेगी ये जो सीकेंट PQ है ये तुम्हारी टेंजेंट कब बन जाएगी, टेंजेंट एट पॉइंट P कब बन जाएगी, ये तब बनेगी जब तुम H का मान है वो 0 के बराबर कर दोगे। ये तथ्य आपको पकड़ लेना है कि जब H का वैल्यू लगभग 0 करोगे तब तुम्हारा जो A प्लस H वाला पॉइंट है ये गायब होते होते धीरे 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 A के ऊपर ही पहुंचने वाला है। तो Q वाला पॉइंट भी उसके अनुसार चलते 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 P पर पहुंचने वाला है। तब आपकी ये जो छेदक रेखा PQ बन रही थी, सीकेंट थी, वो क्या बन जाएगी, धीरे 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 यहां पे स्पर्श रेखा बन जाएगी, यानी P पॉइंट पर टेंजेंट बन जाएगी। लेकिन कब होगा ऐसा, जब H आपका लगभग 0 बन जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इस R वाले पॉइंट के बारे में। यदि हम R वाले पॉइंट जो हमारा ग्राफ के ऊपर है उसको P पॉइंट से मिला दें तो हमारी छेदक रेखा ये बनेगी, ये हमारी छेदक रेखा बन जाएगी। ठीक है, ये हमारा P वाला पॉइंट है, P वाले पॉइंट से ही आपको Q को मिलाना था और P वाले पॉइंट से ही आपको R को मिलाना है। ठीक है, अभी क्या होने वाला देखो, यदि आप H का वैल्यू 0 के आसपास करने वाले हो, यानी H का वैल्यू लगभग 0 करोगे तो ये गैप कम होगा और ये A माइनस H वाला बिंदु है वो A पर पहुंच जाएगा। तो A माइनस H वाला बिंदु A पर पहुंचेगा, इसका मतलब R वाला जो पॉइंट है वो आपका आपकी बार P पे नहीं पहुंच पाएगा। तो क्या होगा, ये वाला पॉइंट आपका ग्राफ के अनुदिश चलेगा। तुम इधर पहुंच रहे हो तो ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है, ये P पर नहीं आने वाला है। दाईं तरफ से क्या हुआ था, Q वाला पॉइंट आपका P पर पहुंच गया था क्योंकि ग्राफ का रास्ता यही था।
लेकिन आपका बाईं तरफ से तुम देखते हो तो ये आर है, ये आपका ग्राफ पर घूमता 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 यहां पहुंचेगा, ये यहां पर पहुंच गया। इसका मतलब जब तुम h का वैल्यू 0 कर दोगे तो बाईं साइड से आपका जो r पॉइंट है वो ऊपर पहुंच जाएगा, और p पॉइंट को जब तुम इस वाले पॉइंट से मिलाओगे तो तुम्हारी स्पर्श रेखा है, यानी ये जो जीवा थी, जो छेदक रेखा थी, वो आपकी स्पर्श रेखा इस तरीके से बन जाएगी। यानी मैं क्या लिख सकता हूं इसके बारे में कि ये जो मेरी सीकेंट है, कौन सी वाली, सीकेंट पी आर, ये मेरी टेंजेंट बन जाएगी एट पॉइंट पी जब मैं h का वैल्यू 0 कर दूंगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये कैसी बनेगी, ये आपकी लगभग 90 डिग्री कोण वाली बनेगी। x एक्सिस के साथ में इसका कोण कितना बनने वाला है, 90। और यदि किसी भी लाइन का x एक्स की धनात्मक दिशा से कोण 90 डिग्री बन जाता है तो इसका मतलब उसका मान तो अनंत हो जाता है। यानी आपकी ये जो स्पर्श रेखा बनेगी ये बिल्कुल खड़ी बनेगी। ये वाली स्पर्श रेखा आपकी इस तरीके से बन रही थी जो x एक्सिस के साथ में 90 डिग्री से ज्यादा कोण बना रही है। ये वाली जो स्पर्श रेखा है ये तो बन रही है आपकी x एक्सिस के साथ में 90 डिग्री के कोण वाली, और ये जो आपकी स्पर्श रेखा बन रही थी ये x एक्सिस के साथ में कितना कोण बना रही है, ये 90 से ज्यादा बना रही है ना, 90 डिग्री से ज्यादा का कोण बना रही है। तो आप जानते हैं कि यदि 90 डिग्री से ज्यादा का कोण होता है, 90 डिग्री से ज्यादा का कोण होता है, तब तो उसका वैल्यू कितना बनता है, नेगेटिव बनता है ना। लेकिन जब 90 डिग्री ही बन जाता तो वो अपरिभाषित बन जाता है। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या हो रहा है, जब हम बाईं तरफ से स्पर्श रेखा खींचना चाह रहे हैं P पॉइंट पर बाईं तरफ से, तो ये हमारी सीधी इस तरीके से खड़ी स्पर्श रेखा बनने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम दाईं तरफ से स्पर्श रेखा खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ऐसी बन रही है। क्या दोनों की दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हैं, नहीं है। और स्पर्श रेखा जो बन रही है उसका ढाल अपरिभाषित नहीं होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि इसमें बाईं तरफ से ढाल अपरिभाषित है। पहला इसका लूप होल तो ये है कि ये अपरिभाषित बनना नहीं चाहिए था, है ना। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि P वाले बिंदु पर मैं स्पर्श रेखा नहीं खींच सकता हूं, क्योंकि दाईं तरफ से स्पर्श रेखा ऐसी बन रही है और बाईं तरफ से मैं स्पर्श रेखा खींच रहा हूं तो मेरी वर्टिकल यानी इस तरीके से बन रही है, और दोनों संपाती नहीं है और उनमें से एक अपरिभाषित भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि P बिंदु पर तुम स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हो। इसका मतलब P बिंदु पर ये जो फलन है ये अवकलनीय नहीं है। P बिंदु पर फलन अवकलनीय नहीं है। और बच्चों इसका एक चीज आप पहले से ही डिसाइड कर चुके थे जब शुरुआत में हमने स्टार्ट किया था कि ये हमारा फलन है, ये असंतत है ना। A वाले बिंदु पर असंतत है यानी नॉट कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूअस है। तो ये जो y बराबर fx है ये हमारा x इक्वल टू a वाले पॉइंट पर कैसा है, ये डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस ही नहीं है। और आपको और आगे क्या मिला, आपने P पॉइंट पर यानी x इक्वल टू a वाले बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने की कोशिश की, लेकिन स्पर्श रेखा में आपको बाईं तरफ वाली जो ढाल मिल रही है वो कितनी बन रही है, वो अनंत के बराबर बन रही है, अपरिभाषित बन रही है ना। परिभाषित बनती तो एक अलग केस था जो हम आगे वाले दूसरे ग्राफ में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए मैं क्या बोल रहा हूं कि हम इस पे अवकलन भी नहीं कर सकते, स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। इसका मतलब ये नॉट डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबिलिटी को तुम अभी क्या समझो कि हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं या नहीं खींच सकते हैं। तो ए वाले पॉइंट पर स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है, बाईं तरफ से किसी और टाइप की आ रही है, दाईं तरफ से किसी और टाइप की आ रही है।
एक दूसरा ग्राफ और देखते हैं, इसका सेकंड वाला पार्ट, सेकंड सीन में क्या होगा देखते हैं। देखिए ऐसा भी तो ग्राफ हो सकता है, एक ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। पिछले वाला केस था वो तो असंतत वाला था, डिसकंटिन्यूअस वाला था। अब मैं इस तरीके का ग्राफ बनाता हूं। मान लीजिए ये वाला पॉइंट आपका ए वाला पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा पॉइंट अभी भी ग्राफ के ऊपर पी है, ये y बराबर एफ एक्स का ग्राफ है। क्या ये बच्चों संतत है? हाँ है। ए वाले बिंदु पर आप देखोगे तो इसका मान कितना मिल रहा है, मान लीजिए इसका मान l है। तुम थोड़ा सा बैक साइड आए a माइनस एच, तो आपका जो h का वैल्यू है वो यदि 0 कर दोगे तुम, लगभग ये गैप है वो कम करने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारा ग्राफ है वो l पर ही पहुंचेगा। यानी a बिंदु पर तुम्हारी बाईं सीमा है वो भी l है। यदि तुम दाईं साइड के किसी बिंदु से a पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हो तो भी तुम्हारा ग्राफ है वो ऊपर चढ़ता चढ़ता कहां पहुंच देगा, l पर पहुंच जाएगा। तो फलन का मान, फलन की दाईं सीमा और फलन की बाईं सीमा, तीनों के तीनों मान l के बराबर हैं। इसका मतलब फलन a पर संतत है, कंटिन्यूअस है। तो दूसरा हमारा जो ग्राफ हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो कैसा है, वो एक संतत फलन है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, चलिए मैं मान लेता हूं कि ये वाला मेरा पॉइंट Q है। अब ये Q पॉइंट है, P से मैं Q को मिलाते हुए यदि छेदक रेखा खींचनी चाहूं तो ये मेरी छेदक रेखा बन जाएगी, है ना। ये वाला Q पॉइंट मान लेते हैं, ये हमारी छेदक रेखा है यानी सीकेंड है। स्पर्श रेखा नहीं बोल सकते इसको क्योंकि ये दो बिंदुओं को कट कर रही है, तो ये छेदक रेखा यानी सीकेंड कहलाएगी। जैसे जैसे मैं h का मान कम करूंगा तो मेरा ये वाला बिंदु है वो a की तरफ आएगा, लेकिन Q वाला पॉइंट है वो आपका P पर पहुंचने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही मैं h का मान 0 कर दूंगा, लगभग 0 कर दूंगा, तो ये मेरी जो छेदक रेखा है वो P वाले बिंदु पर स्पर्श रेखा बन जाएगी। P वाले बिंदु पर क्या बन जाएगी, स्पर्श रेखा बन जाएगी, है ना। ये घूमते 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 कैसे बनेगी, ये ऐसे बन जाएगी। तो ये स्पर्श रेखा में बदल जाएगी, कहां पर, P बिंदु पर। यानी जब मैं h का मान लगभग 0 करूंगा तो मेरी छेदक रेखा किस में बदल जाएगी, ये टेंजेंट में बदल जाएगी, यानी स्पर्श रेखा में बदल जाएगी। ठीक है बच्चों, ये कब होगा, जब h का मान तुम 0 कर दोगे। ठीक है, चलिए यदि मैं यहां पे r पॉइंट काम में लेता हूं और मैं छेदक रेखा बनाता हूं यानी सीकेंट बनाता हूं, तो मेरी सीकेंट ये बनेगी, है ना, ये मेरी सीकेंट बन गई। जैसे जैसे मैं h का मान कम करूंगा तो ये मेरी छेदक रेखा है, ये P वाले बिंदु पर एक स्पर्श रेखा बना देगी, ये स्पर्श रेखा बन जाएगी, है ना। तो यही काम इसमें होने वाला है कि यदि PR आपकी छेदक रेखा है और h का मान तुमने 0 करने की कोशिश की, मतलब ये बिंदु यहां खिसकेगा तो R वाला बिंदु है वो ऊपर खिसक जाएगा, P के पास पहुंच जाएगा। तो दोनों बिंदु पास पास होने की वजह से ये स्पर्श रेखा की तरह बिहेव करेगी। अब आपको क्या लग रहा है, हमने A वाले बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने की कोशिश की, दाईं तरफ से और बाईं तरफ से दोनों स्पर्श रेखाएं हैं वो बराबर मान दे रही हैं क्या, ये वाली जहां पे है वहीं पे ये है क्या, नहीं है। दोनों की दोनों संपाती तो नहीं हुई। यदि दोनों संपाती नहीं हुई इसका मतलब A वाले बिंदु पर आपकी अवकलनीयता साबित नहीं होती है, यानी आप A वाले पॉइंट पर यानी ग्राफ के P बिंदु पर स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हो।
ये चीज है। यदि हमारी स्पर्श रेखाएं संपाती हो जाती हैं दोनों तरफ से, यानी दो लाइन बनने की जगह एक ही लाइन बनती है, तब हम बोलते हैं कि उस बिंदु पर जो ग्राफ है वो अवकलनीय है, यानी उस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन यहां पर दोनों अलग अलग बन रही हैं, इसका मतलब ग्राफ संतत तो है लेकिन अवकलनीय नहीं है। तो हम इसके बारे में क्या बोलेंगे कि जो y बराबर आपका fx है, उसका जो x बराबर a वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम ये तो देख रहे हैं कि ग्राफ हमारा कंटिन्यूअस है, लेकिन अभी भी अवकलनीय नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। कौन से पॉइंट पे? x बराबर a वाले पॉइंट पे। ठीक है बच्चों, ये दूसरा ग्राफ है जो संतत तो था लेकिन अवकलनीय नहीं है। तीसरा ग्राफ और देखते हैं एक। देखिए, एक ऐसा केस भी हो सकता है जिसमें मान लीजिए ये हमारा ग्राफ है y बराबर fx, ये अपने आप में धीरे धीरे बदलाव कर रहा है, धीरे धीरे, और हम ये चाहते हैं कि a वाले बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं या नहीं खींच सकते। तो देखो, मैं थोड़ा सा आगे यानी h दूरी पर एक पॉइंट ले लेता हूं a प्लस एच, यहां मैं बिंदु लिख देता हूं मेरा Q, और ऐसे ही मैं h गैप पर, इतना ही गैप मैंने h लिया है बाईं तरफ, तो ये a माइनस एच कर देता हूं, यहां पर बिंदु मैं R मार्क कर देता हूं। ये वाला मेरा P पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं P नाम दे रहा हूं। तो देखो, P से लेकर Q तक आप यदि छेदक रेखा खींचेंगे तो ये बनेगी, यदि मैं h का मान 0 करते जाऊं तो मेरा Q वाला बिंदु है वो ग्राफ पे नीचे उतरेगा और P पॉइंट पर पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब जब h का मान 0 करूंगा तो मेरी छेदक रेखा है वो P बिंदु पर स्पर्श रेखा बन जाएगी, बन गई P पॉइंट पर। अगेन मैं R वाले पॉइंट से P पॉइंट को मिला दूंगा तो ये बनेगी मेरी छेदक रेखा। लेकिन जैसे ही मैं h का मान कम करूंगा तो मेरा a माइनस एच वाला बिंदु है वो a पर पहुंच जाएगा। ये गैप आप कम कर रहे हो तो ऐसा मत करना कि इधर से इधर चला लिया। हम a पॉइंट पे डिस्कस करना चाह रहे हैं तो हम h को कम करेंगे, इसका मतलब इस पॉइंट को इधर घुमाएंगे, a पर पहुंचाएंगे। लेकिन आप यदि इसको इधर ले जाते हो तो तुम्हारा ग्राफ है वो R वाले पॉइंट से ऊपर चढ़ के P पर पहुंचने की कोशिश करता है। तो धीरे धीरे क्या होने वाला है, R पॉइंट P के ऊपर ही आ जाएगा, और जैसे ही R पॉइंट P के ऊपर आ जाएगा, सोचिएगा ये P पॉइंट था, Q वाला पॉइंट भी P पर उतर गया, R वाला पॉइंट भी P पर उतर गया। इसका मतलब ये है कि दोनों साइड से जो स्पर्श रेखा बनेगी वो सेम ही लाइन बनेगी, सेम लाइन बनेगी। अब की बार दो स्पर्श रेखाएं नजर नहीं आएंगी। दाईं तरफ से खींचो या बाईं तरफ से खींचो, आपको एक ही स्पर्श रेखा नजर आएगी। ऐसे मामले में हम क्या बोलते हैं कि x बराबर a पर फलन अवकलनीय है। तो बच्चों, ये जो ग्राफ था आपका y बराबर fx वाला, ये x बराबर a पर कैसा था? x बराबर a पर कैसा था? संतत तो था ही, कंटिन्यूअस था, और बच्चों अवकलनीय भी है, यानी डिफरेंशिएबल भी है। x बराबर a पर फलन संतत भी है और अवकलनीय भी है। ठीक है, तो हम अवकलनीयता की परिभाषा यदि कोई पूछे तो हम क्या बताएंगे? इसको नॉर्मल शब्दों में बोलें तो क्या बताएंगे कि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है। इसका क्या मतलब है कि उस बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींच सकते हो, और उस बिंदु पर बाईं तरफ से दाईं तरफ से यदि स्पर्श रेखा खींचने की कोशिश करेंगे तो वो सेम बनेगी, यानी एक लाइन बनेगी, एक स्पर्श रेखा बनेगी।
तब वो क्या कहलाएगा, आपका फलन अवकलनीय कहलाएगा उस बिंदु पर। अब देखिए बायां अवकलज और दायां अवकलज क्या होता है। हमने ये चीज डिस्कस कर ली है, अवकलनीयता के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब दो नाम आते हैं कि बायां अवकलज और दायां अवकलज क्या है। बायां अवकलज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, या फिर दायां अवकलज यानी राइट हैंड डेरिवेटिव। किसी पॉइंट पर, यह भी ध्यान रखना, किसी बिंदु विशेष पर हम ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। अभी हमने अवकलनीय फलन का ग्राफ देखा था। अवकलनीय ग्राफ जो होता है वो धीरे धीरे बदलाव करता है, अचानक से बदलाव नहीं करता। अचानक से बदलाव नहीं करता, यहां पे तीखा कोना नहीं होता, या फिर असंतत नहीं होता। ये संतत नहीं है, टूटा हुआ ग्राफ है। तो ये भी अवकलनीय नहीं है, ये भी अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय का ग्राफ होता है किसी भी फलन के, अवकलनीय जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, वो संतत होता है इस तरीके से और धीरे धीरे स्मूथली घूमता है। तो सोचिए ये वाला पॉइंट आपका मान लीजिए ए है, मैं h डिस्टेंस आगे गया तो मेरे को यहां पे पॉइंट मिल गया बच्चों a प्लस एच वाला, ये a प्लस एच है। और थोड़ा सा बैक साइड आ गया, ये वाला a माइनस एच का पॉइंट है। ठीक, यहां भी गैप h ही है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे इससे इसको मिला रहा हूं, ये मेरा पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट मेरा R है। ठीक, यहां मैं एक इस पॉइंट पर, ये मान लीजिए आपका S नाम है, तो ये मेरा PRS नाम का एक त्रिभुज बन गया। और यदि मैं PR को इसके साथ में कोण देखना चाहूं तो मान लेता हूं कि मैं थीटा कोण है। तो मेरे पास त्रिभुज कुछ इस प्रकार का है कि यहां पे S है, ये वाला मेरा थीटा है, ये वाला पॉइंट R है, ये वाला पॉइंट P है। ये मेरे पास में क्या बन गई, ये मेरे पास में जीवा बन गई, बन गई जीवा। यदि मैं इस जीवा की ढाल देखना चाहता हूं, है ना, इस जीवा की ढाल देखना चाहता हूं, तो ढाल निकालने का तरीका क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो ये बनेगा PS बट्टा में RS। तो देखो हम PS की चर्चा करें तो PS कैसे ज्ञात किया जा सकता है, जो S वाला बिंदु है वो A वाले इनपुट की वजह से यहां पे A माइनस एच की सीध में है। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि A माइनस एच वाला पॉइंट है, इसकी सीध में होने पर ये मान देगा A माइनस एच। A वाला बिंदु पर ये फलन का ग्राफ यहां पहुंचा हुआ, तो इसकी सीध में ये मेरा मान देगा FA, FA मान देगा। तो ये मेरा FA का पॉइंट है और ये मेरा FA माइनस एच का पॉइंट है। ठीक है, अब मैं लंब बट्टे यदि आधार करता हूं तो मेरे पास में PS की लंबाई कितनी आएगी, PS की लंबाई आपको ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू माइनस कर देनी है। तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान आएगा आपका FA माइनस एफ ऑफ A माइनस एच बट्टा में ये वाला डिफरेंस, ये वाला डिफरेंस यानी इसकी लंबाई। अब इसकी लंबाई निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, ये हमारा मूल बिंदु है, मूल बिंदु से ये वाला पॉइंट आगे है और ये वाला बिंदु पास में है, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर देंगे, यानी A में से मैं कम कर दूंगा A माइनस एच वाला बिंदु। ये मेरे पास में टेन थीटा का मान निकलेगा। ये क्या है, ये टेन थीटा का जो मैंने मान निकाला है ये क्या है, ये मेरी जीवा PR की ढाल है। यदि मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, नीचे भी और ऊपर भी, तो माइनस कॉमन लेने पर ये मेरा बन जाएगा f ऑफ A माइनस एच माइनस एफ ऑफ A डिवाइड बाई A माइनस एच माइनस A। जब मैं A माइनस एच माइनस A करूंगा तो A से A कट जाएगा, नीचे माइनस एच बन जाएगा। तो यदि मैं इस PR जीवा की ढाल देखना चाहूं तो ये ढाल कितनी आने वाली है, ये वैल्यू बनेगी आपकी f ऑफ A माइनस एच माइनस एफ ऑफ A
डिवाइड में माइनस एच, ये मेरी इस जीवा की ढाल बन गई। लेकिन बच्चों ये किसकी ढाल है? ये जीवा की ढाल है। ठीक है। अब जैसे ही मैं एच का वैल्यू 0 करूंगा, यानी इस वाले पॉइंट को इधर ले जाऊंगा, तो ये जो आपकी छेदक रेखा वाली जीवा है, ये आपकी पी बिंदु पर स्पर्श रेखा बन जाएगी। तो जब ये स्पर्श रेखा बन जाएगी, तो इस स्पर्श रेखा का जो कोण है वो थीटा नहीं रहेगा, एक्स एक्स के साथ में कोण थीटा नहीं रहेगा। तब इस कोण का मैं नाम दे देता हूं कि ये फाई है। तो जब मैं h का मान है वो 0 करूंगा, तो मेरा थीटा है वो क्या बन जाएगा? वो फाई बन जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? टेन फाई। क्या लिख दूंगा? टेन फाई। और ये बच्चों क्या बनेगा आगे? ये आपका लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 के केस में ये बन जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई माइनस एच। लेकिन बच्चों ये किसकी ढाल होगी? ये आपकी स्पर्श रेखा की ढाल हो जाएगी। किसकी ढाल हो जाएगी? स्पर्श रेखा की ढाल। यानी मैं स्पर्श रेखा की ढाल को कैसे लिख सकता हूं? स्पर्श रेखा की ढाल, स्पर्श रेखा की ढाल को मैं क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं टेन फाई। और ये कितना बनेगा? ये बनेगा लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई माइनस एच। और बच्चों ये जो हमने स्पर्श रेखा खींची है, ये बाईं तरफ से खींची है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम बायां अवकलज, है ना। ये हमारा बाईं तरफ से स्पर्श रेखा खींचने वाला काम है, इसलिए इसको बोलते हैं बायां अवकलज। तो हम इस चीज को नोट करके लिखेंगे कि ये क्या चीज है। ये x बराबर a वाले पॉइंट पर एफ एक्स का बायां अवकलज है, एफ एक्स का बायां अवकलज है। इसका बच्चों सिंबल क्या होता है? एफ डैश ए माइनस। ये बायां अवकलज है। कहां पे है? ए वाले पॉइंट पर बाईं तरफ से है, तो ये बायां अवकलज है। और इसके लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है। यही काम किधर कर सकते हैं? यही काम हम दाईं साइड में भी कर सकते हैं। तो जब हम दाएं अवकलज की बात करेंगे तो क्या आने वाला है? जब दाईं साइड से हम इसका अवकलज निकालेंगे तो इसको मैं दाईं तरफ से इस तरीके से देखूंगा। जैसे मान लीजिए ये वाला आपका ग्राफ है, ये हमारा पॉइंट ए था, हम एच डिस्टेंस आगे थे और यहां पे हमारा पॉइंट था वो था ए प्लस एच। ये हमारा पॉइंट पी है, ये वाला पॉइंट क्यू है, ये वाली आपकी छेदक रेखा है। और जैसे ही तुम h का मान 0 करोगे तो यहां पे स्पर्श रेखा बन जाएगी। ठीक है। तो वही केस बनेगा। अब की बार जो त्रिभुज बनेगा बच्चों वो इस तरीके से बनेगा। यहां पे q है, ये वाला बिंदु आपका मान लीजिए यहां पे t है, ये 90 डिग्री हो गया। तो अब की बार लंब की लंबाई यानी QT बनेगी ये वाली और आधार बनेगा ये। तो ये जो QT तुम लंब की लंबाई देख रहे हो, ये मान कैसे आएगा? देखो a प्लस एच वाले बिंदु पर अपना मान मिल रहा है Q, तो ये बनेगा f ऑफ a प्लस एच। और a वाले बिंदु पर ये वाला मान मिल रहा है, इसका मतलब ये है आपका f ऑफ a का बिंदु। तो जब तुम QT वाली लंबाई निकालोगे तो ये क्या बनेगी? f ऑफ a प्लस एच माइनस में f ऑफ a। और आधार की लंबाई है वो कैसे निकालेंगे? ओरिजिन से ये वाली डिस्टेंस माइनस में ये वाली डिस्टेंस। तो इसका मतलब मैं टेन फाई का मान यदि लिखूंगा तो कितना आएगा? लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड 0, ये बनेगा f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइड बाई h। ये बच्चों बन जाता है आपका राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी x बराबर a वाले पॉइंट पे दायां अवकलज। और बच्चों आप जानते हो कि अवकलनीय फलन में दोनों तरफ से स्पर्श रेखा आपकी सेम बनती है। इसका मतलब आपका बायां अवकलज
और दायां अवकलज दोनों समान मान देंगे तो किसी भी बिंदु पर फलन के अवकलनीय होने की क्या पहचान है कि जो बायां अवकलज है और दायां अवकलज है वो दोनों बराबर होंगे और परिमित रूप से विद्यमान होंगे। परिमित का मतलब क्या होता है कि स्पर्श रेखा आपकी अपरिभाषित नहीं बननी चाहिए, यानी बिल्कुल वर्टिकल खड़ी नहीं होनी चाहिए, 90 डिग्री का कोण नहीं बनाना चाहिए स्पर्श रेखा को। या तो वो इस तरीके से रहे या वो इस तरीके से रहे या फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, लेकिन वर्टिकल नहीं बने, यानी अपरिभाषित नहीं बनना चाहिए, यानी थीटा का मान 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो किसी भी फलन को किसी बिंदु पर अवकलनीय होने की पहचान क्या मिली आपको कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपको यदि बराबर मिल गया तो उस बिंदु पर फलन अवकलनीय कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इससे अगले वीडियो में अवकलनीयता के बारे में कुछ और मुख्य बिंदु बताए जाएंगे। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।